हेलो बच्चों, देखिए अब हम आज 11th क्लास की जो फिजिक्स है उसकी 6th यूनिट शुरू करते हैं। ठीक है, यूनिट का क्या नाम है बच्चों? ग्रेविटेशन। क्या नाम रहेगा यूनिट का? ग्रेविटेशन। ठीक है, ये चैप्टर आपका 7 है। ग्रेविटेशन एक ही चैप्टर है इस यूनिट के अंदर। ठीक है, ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले देखो, ग्रेविटेशन है, इसकी डेफिनेशन हम कर लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या बताया इसमें? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू बॉडीज इन द यूनिवर्स। ठीक है, यूनिवर्स के अंदर कोई भी आपकी दो बॉडी हैं, वो किसी भी प्रकार की हैं, चाहे वो छोटी हैं, साइज में स्मॉल हैं, बिग हैं, कैसे भी हैं, चाहे प्लेनेट है, प्लेनेट का साइज तो बहुत बड़ा होता है ना। ठीक है, चाहे सन है, जो भी है यूनिवर्स के अंदर जो आपकी दो बॉडी हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है। ठीक है, तो वो आपका क्या है? वो ग्रेविटेशन। क्या बोलेंगे उसको? ग्रेविटेशन। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन उसको हम बोलेंगे। ठीक है, ये क्या है? जैसे अट्रैक्शन बिटवीन सन एंड अर्थ, जैसे सन, हमारा सन और जो हमारी अर्थ है उनके बीच में भी क्या है? आपका अट्रैक्शन है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ग्रेविटेशन। इसके बाद देखो, अब डेफिनेशन किसकी बताइए? ग्रेविटी। ठीक है, क्या बताइए? ग्रेविटी। इसमें क्या बताया है? इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द अर्थ एंड एनी ऑब्जेक्ट लेइंग और ऑन और नियर इट्स सरफेस। ठीक है, ये क्या बताया है कि जो फोर्स होगा आपका किस किस के बीच में बताया बच्चों? यहाँ अर्थ और एनी ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट हो, चाहे वो अर्थ के सरफेस पे है, ठीक है, या अर्थ के ऊपर है, या उसके नियर, अर्थ के नियर, उसके पास में है। ठीक है, वो आपका ग्रेविटी है। जैसे किसी भी बॉडी को हम थ्रो अप करते हैं, ऊपर फेंकते हैं, तो वो वापस नीचे आके गिर जाती है, तो यही आपका क्या है? ग्रेविटी है। ठीक है, अर्थ है, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स, अर्थ का जो ग्रेविटेशनल है, वहीं से आपकी क्या बनी है? ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी बनती है। ठीक है, फॉल्स बैक ऑन द अर्थ, ये है बॉडी थ्रोन अप्स फॉल्स बैक ऑन द अर्थ। किसी बॉडी को फेंकते हो तो वापस वो अर्थ के ऊपर आ जाती है। ठीक है, इस प्रकार से देखो, जैसे ये हो गया आपकी, ये हमने क्या बता दिया? ये अर्थ बता दी यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर किसी बॉडी को थ्रो करेंगे तो वापस कहाँ पर आकर गिरेगी? वो अर्थ के ऊपर गिरेगी। या अर्थ के सरफेस पे भी कोई बॉडी है तो उसका अट्रैक्शन किसकी तरफ रहता है? अर्थ के सेंटर की तरफ रहेगा। ठीक है, ये आपकी क्या है? ग्रेविटी। ठीक है, जो अर्थ का ग्रेविटेशनल फोर्स है उसी से आपकी क्या बनी है? ग्रेविटी बनती है। ठीक है, तो इसमें आगे आपका क्या बताया? देखो, अब आपका आ जाएगा न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, जो हम यहाँ ऊपर ग्रेविटेशन की बात कर रहे थे, जिस फोर्स की बात कर रहे थे, उस फोर्स को न्यूटन्स के लॉ के द्वारा हम क्या करते हैं? कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो यह है आपका न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं क्या बताया इसमें। देखो, अकॉर्डिंग टू दिस लॉ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of distance between them। ठीक है, इसमें ध्यान से इसको एक बार समझते हैं हम कि भाई दो बॉडी ऑब्जेक्ट है हमारे पास, उनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, ये तो हमें पता होना चाहिए कि वो अट्रैक्टिव फोर्स ही लगेगा। ठीक है, क्योंकि हमने ऊपर ग्रेविटेशन की बात कर लिया तो इसमें हमने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन की बात करी थी। ठीक है, तो ये जो आपका अट्रैक्टिव फोर्स होगा दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो ये लगेगा, ये क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। जो ऑब्जेक्ट का मास होगा, दोनों ऑब्जेक्ट का मास उनके प्रोडक्ट के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है ये जो फोर्स है। ठीक है, और जो उन ऑब्जेक्ट के बीच की जो डिस्टेंस होगी, उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या होगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, जो यहाँ डेफिनेशन लिखी है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के लिए, उसको एक बार यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, देखो, ये दो ऑब्जेक्ट हमने कंसीडर कर लिए। एक ऑब्जेक्ट का मास है m1 है, और जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है इसका मास हमने क्या कहा? m2। ठीक है, इनके सेंटर से इनके डिस्टेंस को मेजर करते हैं। सेंटर से मेजर होती है यहाँ पर डिस्टेंस, सेंटर से हमने इनको मेजर कर लिया। अब ये ऑब्जेक्ट इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा और ये ऑब्जेक्ट है इसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। ठीक है, जो ग्रेविटेशन की बात करते हैं हम वो मासिव ऑब्जेक्ट के बीच में करते हैं जिनका मास होता है। ठीक है, अब ये इसको अट्रैक्ट करेगा, ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस प्रकार से ये फोर्स लगेंगे दोनों
इस प्रकार से इनके बीच की डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, तो इनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स लगता है वो फोर्स, अट्रैक्टिव फोर्स है जो, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, इन दोनों ऑब्जेक्ट के मास के प्रोडक्ट के। देखो दोनों ऑब्जेक्ट का मास है, इनका हमने प्रोडक्ट लिया और ये जो फोर्स लगता है इनके बीच में, ये इसके क्या है, इनके मास के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, इसी प्रकार से जो इनके बीच की डिस्टेंस है, क्या डिस्टेंस यहाँ हमने ले रखी r, इनके बीच के जो डिस्टेंस है उस डिस्टेंस के स्क्वायर के क्या है, ये इनवर्सली है। देखो ठीक है, नीचे है ना, ये नीचे आया, डिस्टेंस का स्क्वायर नीचे आया तो ये इसके इनवर्स में बोला जाएगा। ये इक्वेशन हमारी 1 होगी और ये होगी 2। दोनों को हम कंबाइन कर दें फ्रॉम 1 and 2, इसको कंबाइन कर देते हैं तो जो आपका फोर्स होगा अट्रैक्टिव फोर्स, ये आपका क्या हो जाएगा, m1 m2 और नीचे ये हो जाएगा आपका r स्क्वायर, इनकी जो डिस्टेंस है इसके स्क्वायर के r स्क्वायर। ठीक है, क्लियर हुआ ये। अब आगे देख लेते हैं इसमें। देखो यहाँ पर अब ये जो प्रोपोर्शनलिटी है यहाँ पर, इसको हम हटा देते हैं। इस प्रोपोर्शनलिटी को हटाकर हमने लगा दिया g, ये कैपिटल g यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, अब ये जो g है आपका कैपिटल G, ये क्या बोला जाएगा, वेयर g इज कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, ये आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। ठीक है, इसको ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं इसको, इस g को क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट। ठीक है, इस जी को क्या बोलोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, ये आपका बोला जाएगा। ठीक है, और क्या कहेंगे इसको, जी इज कांस्टेंट एंड विच हैज सेम वैल्यू एवरीवेयर। कांस्टेंट हर जगह, इस जी की वैल्यू कभी चेंज नहीं होगी कहीं पर भी, चाहे आप अर्थ पे है या अनदर किसी भी प्लेनेट पे चले जाएं, ये जो जी है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट, इसकी वैल्यू सेम रहती है, इसकी कभी चेंज नहीं होती, कहीं पर भी चेंज नहीं होगी। एंड इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसलिए इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट भी बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ा सा आगे इसको डिटेल में बताएंगे। ये हुआ आपको क्लियर। तो ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हम यहाँ कर रहे हैं, ये हमारा चला हुआ है। ठीक है, जो दो बॉडी होती हैं मासिव बॉडी, उनके बीच में जो फोर्स काम करता है, जो फोर्स लगता है, उस फोर्स को कैलकुलेट है किस प्रकार से कर सकते हैं, ये न्यूटन्स ने बताया था। ठीक है, इसलिए ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। ठीक है, अब इसमें देख लेते हैं, ये पता चल गया जी के बारे में। अब थोड़ा सा जी के बारे में हम इसके जो हमारा ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल फोर्स कांस्टेंट है, इसके बारे में पढ़ते हैं आगे। ठीक है, थोड़ा सा अब यहाँ से मैं इस जी को अगर लिखना चाहूँ तो कैसे लिख सकता हूँ, देखो ये एफ है, आर स्क्वायर नीचे तो इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, एफ इस आर के साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, m1 m2 यहाँ है ऊपर तो नीचे आएंगे, ये इसके नीचे चले जाएंगे, m1 m2 ये हो जाएगा। ठीक है, m1। अब देखो इस g की भी डेफिनेशन बनानी है हमने यहाँ से। ठीक है, g की डेफिनेशन किस प्रकार से हम बना सकते हैं, g को हमने बता तो दिया कि ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट होता है। अब इस g की जो डेफिनेशन है वो कैसे बनाएंगे, इसको हमने ऐसे लिख लिया। ठीक है, अब क्या करेंगे यहाँ पर, देखो जो ये मास है ना m1 m2, इसको हम 1 kg कह ले, 1 kg को दे, m1 और m2 को दोनों को बराबर कह दिया, यानी कि 1 kg ये हमने बोल दिया। और जो बीच की जो डिस्टेंस थी, ये वाली जो डिस्टेंस है, इसको 1 मीटर मान लिया। क्या मान लिया हमने, 1 मीटर। तो ये हो जाएगा, देखो ये आपका 1 हो जाएगा, ये भी 1, ये भी 1 हो जाएगा। तो g किसके इक्वल होएगा, f के इक्वल बच जाएगा। ये सभी 1 हो गया तो g किसके इक्वल हो जाएगा बच्चों, यहाँ से f के इक्वल। g किसके इक्वल हो गया, f के इक्वल। अब ये इस टर्म को, ये जो चीज़ें हैं इनको यहाँ ध्यान में रखकर हम इसकी क्या है, डेफिनेशन बनाएंगे g की, ग्रेविटेशनल जो आपका फोर्स कांस्टेंट है, इसकी डेफिनेशन देखो कैसे बनाएंगे। इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये जो g है ये किसके बराबर ही होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के इक्वल होगा, बिटवीन टू बॉडीज ईच ऑफ यूनिट मास। अगर बॉडी का मास है वो क्या है, यूनिट है, यूनिट मास है, एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस ऑफ यूनिटी, और डिस्टेंस से, यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, तो आपका g किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर, यानी कि g हमारा फोर्स ही है। इट मे बी डिफाइंड एज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ये g आपका क्या है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ही है। कब, जब दो बॉडी आपकी वो 1 kg की हो, ठीक है, 1 किलोग्राम की, और उनके बीच की डिस्टेंस क्या हो, 1 मीटर हो, तो g आपका किसके बराबर हो जाएगा, f के बराबर।
ठीक है। तो ये जी की यहाँ से इस प्रकार से डेफिनेशन हमने बनाई है। ठीक है, अब आगे देख लेते हैं। यहाँ से देखें बच्चों, डायमेंशन करते हैं अब जी का। ठीक है, डायमेंशनल फार्मूला, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट है ना जी हमारा, यूनिवर्सल कांस्टेंट भी इसको हम बोलते हैं। अब इसकी क्या करते हैं यहाँ डेफिनेशन हमने कर ली है, इसका डायमेंशन करते हैं। ठीक है, तो डायमेंशन में देखो किस प्रकार से हम यहाँ बताएंगे। देखो यहाँ पर ये आपका क्या है, जी को हमने ऐसे लिख लिया था, एफ आर स्क्वायर m1 m2। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिखा था। अब फोर्स है, जो फोर्स का क्या डायमेंशन होता है बच्चों, हम ये करके आ चुके हैं। फोर्स का डायमेंशन क्या होता है आपका, m(L)(T)-2, ये आपका फोर्स का डायमेंशन है। ठीक है, आर स्क्वायर ये एक प्रकार से डिस्टेंस है, तो इसका डायमेंशन हो जाएगा L स्क्वायर। क्या डायमेंशन हो जाएगा यहाँ से, L स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब नीचे है आपका मास, ये m1 मास है, तो इसका डायमेंशन हो गया m, इस मास का भी डायमेंशन हो जाएगा m। ठीक है, नीचे स्क्वायर हो जाएगा, m स्क्वायर हो जाएगा। अब क्या है, नीचे m स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर एक m है, m की एक पावर है, नीचे आपकी 2 पावर है। इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की 2 पावर हो जाएगी, और 1 पावर वहाँ है, तो क्या हो जाएगी, m की -1 बचेगी। m की पावर क्या बचेगी, ये दोनों ऊपर जाएंगे तो m की पावर क्या बचेगी, -1। L की 1 पावर ये है, 2 पावर ये है, L की पावर कितनी हो जाएगी बच्चों, यहाँ से L की पावर हो जाएगी 3। ठीक है, इसके बाद आपका T क्या हो जाएगा, T-2। तो ये बच्चों, ये आपका जो G था, ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट या यूनिवर्सल फोर्स कांस्टेंट इसको बोलते हैं हम, इसका डायमेंशन आ जाएगा आपका m-1 L3 T-2। ये आपको याद होना चाहिए, आपको बनाना भी आना चाहिए। ठीक है, ये मैंने आपको बता दिया है। अब बात कर लेते हैं यूनिट की। ठीक है, जो यूनिवर्सल कांस्टेंट जी है आपका, उसकी यूनिट क्या होगी। अब देखो, जी को हमने इस प्रकार से लिख लिया था पीछे, एफ आर स्क्वायर m1 और m2 इस प्रकार से लिखा था। अब यहाँ से एसआई यूनिट की बात करते हैं, तो एसआई यूनिट बात करेंगे तो फोर्स की एसआई यूनिट क्या होगी, यहाँ न्यूटन होगी। ठीक है, और जो आर स्क्वायर, ये जो डिस्टेंस है, इसकी क्या हो जाएगी यूनिट, मीटर स्क्वायर होती है। डिस्टेंस की क्या हो जाएगी, मीटर स्क्वायर। एसआई यूनिट की बात कर रहे हैं हम। ठीक है, जो मास है m1 m2, इस मास की हो जाएगी किलोग्राम, ये एक और मास है, इसकी हो जाएगी किलोग्राम, तो किलोग्राम का स्क्वायर हो जाएगा। किलोग्राम का स्क्वायर है, जो ऊपर जाएगा तो -2 पावर हो जाएगी। तो आपकी यूनिट एसआई यूनिट कैसे रीड आउट की जाएगी, कैसे पढ़ेंगे हम इसको, जो जी की एसआई यूनिट है ये हो जाएगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, क्या यूनिट हो जाएगी, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। सीजीएस यूनिट की बात कर लेते हैं। अब किसकी बात करेंगे, सीजीएस यूनिट की। तो आपको पता है, देखो फोर्स है, फोर्स की सीजीएस यूनिट क्या होती है, डाइन, क्या होती है, डाइन। ठीक है, और जो ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस की सीजीएस यूनिट क्या होती है, सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर, और मास की क्या होती है, ग्राम, ग्राम ये हो जाएगा -2। ठीक है, इसी प्रकार से हो जाएगी। ये तो एसआई में है, ये चीज़ें किस में, एसआई में, और ये सभी क्या यूनिट है, सीजीएस में के अंदर है ये। तो यूनिट जी की यूनिट ये है आपके एसआई में, और ये है सीजीएस में, डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। इस प्रकार से इसको रीड करेंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जी की जो वैल्यू होती है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, या जो जी का हमारा जो मान होता है वो क्या होता है। मैंने बताया ना, जी कहीं पर भी जी की वैल्यू चेंज ही नहीं होती है। ठीक है, चाहे आप किसी भी प्लेनेट पे जाएं, कहीं पर भी आप चले जाएं, छोटी बड़ी किसी भी बॉडी के लिए आप इसको लें, तो जी की वैल्यू आपकी क्या है, फिक्स रहती है, कांस्टेंट रहती है, इसकी वैल्यू चेंज नहीं होती, इसीलिए इसको यूनिवर्सल कांस्टेंट भी बोलते हैं जी को। ठीक है, क्या हो जाएगी यहाँ से, देखो ये आपकी, इसको हम बताएंगे, जो ये है आपकी, ये है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, ये आपकी जी की वैल्यू है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, और साथ में यूनिट लगाएंगे, एसआई में लिखेंगे तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक है, इसको याद रखना, ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। ठीक है, जी की वैल्यू ये आपकी 9th क्लास में भी आती थी। ठीक है, ये कैवेंडिश ने कैलकुलेट की थी। ठीक है, वो अगर हमारे इसमें सिलेबस में आ जाएगा तो हम बताएंगे कैसे कैलकुलेट की थी। अब इसको इस प्रकार से भी हम 6.67 10⁻⁻11 अगर उसमें लिखें तो हम सीजीएस में तो क्या लिख देंगे, इसको, इस यूनिट को डायन सेंटीमीटर स्क्वायर पर
ग्राम स्क्वायर। ठीक है, तो ये बच्चों आपकी जी की वैल्यू है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, जो आपकी यूज भी होती है और ये आपकी कभी भी चेंज नहीं होगी कहीं पर भी। ठीक है, एक अब छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर, देखो क्या है इसमें बताया गया, वाई जी इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। जो आपका जी है ये, इसको यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं। ठीक है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्यों बोलते हैं, यूनिवर्सल वर्ड क्यों लगाते हैं इसके आगे। ठीक है, तो इसमें दो यहाँ पर इसके रीजन दिए गए हैं। क्या बताया गया देखो, जी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर एंड साइज ऑफ बॉडी। जो जी की जो ये वैल्यू है ना, जी है जो आपका, ये ना तो बॉडी के साइज पे डिपेंड करता है ना नेचर पे डिपेंड करता है। बॉडी चाहे किसी भी उसकी बनी हो आपकी, ठीक है, आपकी जो बॉडी है उसका कोई भी नेचर हो, चाहे लकड़ी है, पत्थर है, कुछ भी है आपका, किसी भी उसकी है आपकी बॉडी, कैसा भी उसका नेचर है और कैसा भी साइज है। ठीक है, तो ये जी डिपेंड करता ही नहीं। ठीक है, ये सब के लिए सेम वैल्यू होती है। ठीक है, जैसे आप मून और अर्थ के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तब भी जी की वैल्यू यही ली जाएगी। आप सन और अर्थ के बीच में निकालोगे तब भी जी की वैल्यू यही ली जाएगी। अर्थ के ऊपर कोई दो ऑब्जेक्ट हैं, जैसे ये अर्थ है, इसके ऊपर कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, ठीक है, कोई भी दो ऑब्जेक्ट हैं, दो पर्सन, कोई कुछ भी दो ऑब्जेक्ट हैं, उनके बीच में भी जब आप ग्रेविटेशनल फोर्स निकालोगे तो वो उसमें भी आपका जी की वैल्यू क्या ली जाएगी, यही ली जाएगी। तो जी की वैल्यू ना तो नेचर पे डिपेंड करती है ना साइज पे। ठीक है, चाहे ऑब्जेक्ट का कितना भी बड़ा साइज हो और कितना भी छोटा साइज हो, तो जी की वैल्यू हमेशा यही आपकी ली जाएगी। इसलिए इसको क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, दूसरा क्या बताया है, जी डज नॉट डिपेंड ऑन नेचर ऑफ मीडियम बिटवीन टू बॉडीज। दो बॉडी आपकी, चाहे वो आपकी कहीं पर भी हैं, उनके बीच में किसी भी प्रकार का आपका मीडियम है, चाहे दो ऑब्जेक्ट को आप ले जाकर वाटर पानी के अंदर रख दो, हवा में रख दो, कहीं भी रख दो, दो ऑब्जेक्ट को किसी भी माध्यम में, किसी भी मीडियम में रख दो आप, तो जी के इस वैल्यू के ऊपर किसी प्रकार का कोई चेंज नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि जी ये आपकी डिपेंड ही नहीं करती कि आपने बॉडी को किस मीडियम में रखा है। ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोलोगे, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हम इसको बोलेंगे। ठीक है, अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स है दो बॉडी के बीच में जो लगता है, वो आपको पता है, सबको पता है ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यह हालांकि हम प्रॉपर्टी पीछे पढ़ चुके हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स की प्रॉपर्टी फर्स्ट यूनिट में आई थी, एक बार जल्दी जल्दी थोड़ा सा और इसको देख लेते हैं यहाँ पर। तो इसमें देखो क्या बताया है, यहाँ पर प्रॉपर्टी क्या बताई है ग्रेविटेशनल फोर्स की, यहाँ पर इसमें बताया इट इज ए सेंट्रल फोर्स। ठीक है, सबको पता है ये आपका जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कौन सा होता है, सेंट्रल फोर्स होता है, क्योंकि जो बॉडी जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो बॉडी के सेंटर से लेकर चलते हैं, इट्रैक्ट रहता है सेंटर ऑफ बॉडी, बॉडी के सेंटर से लगता है ये ग्रेविटेशनल जो फोर्स है। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस है, दो बॉडी है, उनके बीच के ये जो सेंटर होते हैं यहाँ से हम डिस्टेंस मेजर करते हैं, तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलोगे, सेंट्रल फोर्स। कौन सा फोर्स बोला जाएगा, ये सेंट्रल। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कहाँ से मेजर होती है, सेंटर से। दूसरा क्या बताया इसमें, इट इज ए कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स हमारा कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता। कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हमने फोर्थ यूनिट में डिटेल में पढ़ लिए थे बच्चों। ठीक है, वहां हमने बता दिया था कि जो पाथ पे डिपेंड करता है वो आपका नॉन कंजर्वेटिव, और जो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल और फाइनल पोजीशन पर डिपेंड करता है, वो आपका कौन सा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स कौन सा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। ठीक है, कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव हमने पढ़ लिया पहले। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है ग्रेविटेशनल फोर्स की, तीसरी प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ मीडियम। ये भी आपका बताया है, क्या है ये, किस पे इंडिपेंडेंट है, मीडियम के ऊपर क्या है, इंडिपेंडेंट रहता है। ठीक है, ये बात हमने ऊपर भी बताई है ना, ग्रेविटेशनल जैसे हम यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट को पढ़ रहे थे वहां भी बताया था कि ग्रेविटेशनल जो अब यहाँ बता रहे ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मीडियम के क्या है, इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, दो बॉडी हैं वो किसी भी मीडियम में आपकी रखी होंगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स है उस मीडियम पे डिपेंड रहता ही नहीं। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स की बात कर रहे हैं अभी यहाँ पर, वहाँ जी की बात कर रहे थे, यहाँ फोर्स की बात कर रहे हैं। फोर्थ क्या बताया है, इट इज ए म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसी है, जैसे ये बॉडी है, इस बॉडी ने इसके ऊपर लगाया है, मान लिया 10 न्यूटन फोर्स लगा दिया, तो ये बॉडी भी आपका क्या है, 10 न्यूटन इसके ऊपर ये इतना ही फोर्स लगाएगी, एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाएंगे। ये बॉडी इस पे लगा रही है तो ये बॉडी इस पे भी लगाएगी, तो ये क्या है, म्यूचुअल फोर्स है।
किस प्रकार का है, म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और अट्रैक्शन इनके बीच में रहता ही है। ठीक है, फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लेते हैं। ये क्या बताया है, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड मास। ये आपका जो थर्ड मास है उसके ऊपर डिपेंड है करता है। देखो किस प्रकार से, मान लिया देखो एक बॉडी ये होगी आपकी, ये होगी, ठीक है, इनके बीच का ये हो गया आपका सेंटर से दूरी मेजर होगी, आर होगी। इसने इसके ऊपर हम कंसीडर कर ले, जैसे 10 न्यूटन लगा दिया, 10 न्यूटन लगा दिया, इस बॉडी ने इसके ऊपर भी क्या लगा है, 10 न्यूटन। यहाँ पर एक अनदर बॉडी और आ गई आपकी, देखो जैसे ये आ गई थर्ड बॉडी, ठीक है, क्या आ गई ये आपकी थर्ड बॉडी, ये आ गई, ये दो आपकी हैं ऑलरेडी, इनके 10 न्यूटन लगा रही हैं ये, लेकिन ये एक और बॉडी आ गई आपकी। ठीक है, इसमें क्या होगा आपका, इसमें क्या लगाया फोर्स, अब ये देखो इनके बीच की डिस्टेंस यहाँ भी होगी। अब ये जैसे मान लिया इसने इसके ऊपर कितना लगा दिया, 5 न्यूटन लगा दिया, और इसने इसके ऊपर 5 न्यूटन, तो ये अलग से इनका पेयर बनेगा, 5 न्यूटन का बन गया, ये इनके ऊपर कोई असर नहीं होगा। ठीक है, जो यहाँ पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ था इस थर्ड बॉडी के आने से इनके ऊपर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये आपका 10 न्यूटन ही लगेगा। तो यही आप यहाँ समझा रखा है, कह रखा है कि इट डज नॉट डिपेंड ऑन द प्रेजेंस और अब्सेंस ऑफ थर्ड मास, थर्ड मास के आने से या न वहाँ होने से किसी भी प्रकार का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स की कुछ प्रॉपर्टी बताई है। ठीक है, क्लियर हुआ ये आपको। इसके बाद आपका देख लेते हैं, अब जो आपने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को पढ़ाया है उसका एविडेंस देख लेते हैं कि कौन सी बातें हैं जो हमारे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को क्या करती हैं, सपोर्ट करती हैं। ऐसी कौन सी बातें हैं यूनिवर्स में हमें देखने को मिलती हैं जिससे हम ये समझे कि हाँ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपका काम करता है, ये एक्चुअल में होता है ये लॉ। ठीक है, इसमें अब ये बताया है एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, ग्रेविटेशन लॉ को प्रूव करने के लिए, ठीक है, उसके कुछ एविडेंस हैं, कुछ स्पोर्ट्स एविडेंस है वो यहाँ पर बताए गए। ठीक है, इनको देख लेते हैं। अब इसमें देखो क्या बताया, फर्स्ट जो आपका है इसमें बताया है द रोटेशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन और दैट ऑफ मून अराउंड द अर्थ, जो अर्थ की रोटेशन है सन के चारों तरफ और जो मून की रोटेशन है अर्थ के चारों तरफ, ये किसकी वजह से ही है, ये ग्रेविटेशन की वजह से, ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से ही है। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है तभी तो वो ये क्या है, एक फिक्स ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करते हैं। जैसे सन हो गया, इसके चारों तरफ ये अर्थ जो रिवॉल्व करती है, ये है जो आपका ग्रेविटेशन फोर्स है, एक दूसरे को ये अट्रैक्ट करते हैं, तो उन्हीं की वजह से इसका क्या है, ये डेफिनेट ऑर्बिट बनता है, एंगुलर मोमेंटम क्या रहता है, कांस्टेंट रहता है, कंजर्व रहता है। ठीक है, तो ग्रेविटेशनल जो फोर्स है उसी की वजह से ही इनमें क्या है, ये एक अपने फिक्स ऑर्बिट के अंदर क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं, इनकी रोटेशन बनती है। ठीक है, और यही जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करवाता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को आपको पता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही कहाँ पर काम होता है, जहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होगा वहाँ पर आपका क्या है, सर्कुलर पाथ बनेगा ये। ठीक है, तो यही है जो आपके रोटेशन है अर्थ की सन के चारों तरफ और मून की अर्थ के चारों तरफ, ये आपका इसका एक एविडेंस है कि वे न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है यहाँ पर। ठीक है, ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। दूसरा क्या बता, द टाइड्स आर फॉर्म्ड इन द ओशियन ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सी, अट्रैक्शन बिटवीन मून एंड सी वाटर। देखो ठीक है, इसमें क्या बताया है, यहाँ पर बताया जो टाइड्स आते हैं, समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती है, ज्वार बाटे बोलते हैं इनको, टाइड्स को हिंदी में ज्वार बाटे होते हैं। एसएस के अंदर कभी पढ़ा हो आपने, सुना होगा, ज्वार बाटे आते हैं, समुद्र की लहरें ऊंची ऊंची उठती हैं तो इनको टाइड्स बोलते हैं। और ज़्यादातर ये आपकी जो ये वो होती है ना, जैसे तिथि वगैरह बोलते हैं, ये पूर्णिमा जो होती है आपकी, फुल मून डे होता है, जो पूर्णिमा होती है उस दौरान ज़्यादा आते हैं, क्योंकि फुल मून डे पूर्णिमा के दिन पूरा जो चंद्रमा है वो आपको दिखता भी, और वो अर्थ के उस टाइम पे नज़दीक होता है, थोड़ा निकट होता है। ठीक है, तो इसलिए टाइड्स आते हैं। ठीक है, टाइड्स यानी समुद्र की जो लहर है वो ऊंची ऊंची उठती है। क्यों, क्योंकि जो मून है वो अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा, अर्थ मून के ऊपर लगाती है तो मून भी तो लगाएगा, अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स है, तो एक दूसरे को खींच तो पाएंगे नहीं, अट्रैक्टिव फोर्स है वो, हम आगे इन चीज़ों को पढ़ेंगे, अट्रैक्ट नहीं कर पाते वो एक दूसरे को। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका यहाँ पर, तो वो जो मून का ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन लगता है उससे जो समुद्र का जो पानी है, समुद्र की तो बहुत बड़ी और खुली सतह होती है ना, तो समुद्र के पानी को वो क्या कर लेता है, अट्रैक्ट करता है, चंद्रमा अपने ग्रेविटेशनल फोर्स से खींचता है, तो वो समुद्र का पानी क्या है
ऊपर उठता, वो लहरें ज़्यादा ऊपर उठती है, इसको आप उनको क्या बोलते हो, टाइड्स बोलते हो। ठीक है, अब इसमें क्या है, द टाइम ऑफ सोलर एंड लूनार एक्लिप्स कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ दिस लॉ। जो हमारा ये न्यूटन्स का जो ग्रेविटेशनल लॉ है जो हमने पढ़ा है, जो हमारा सोलर और लूनार एक्लिप्स होता है, सोलर एक्लिप्स क्या होता है, आपका सूर्य ग्रहण होता है, क्या होता है, सूर्य ग्रहण, और लूनार एक्लिप्स क्या होता है, आपका चंद्र ग्रहण। सुने होंगे आपने, सुन तो रखा होगा ना। सूर्य ग्रहण आपको कैसे लगता है, सूर्य ग्रहण जैसे ये सन हो गया आपका, ठीक है, सन, और ये हो गया आपका अर्थ होगी, सन और अर्थ है, इनके बीच में आपका क्या आ जाता है, मून आ जाता है। तीनों ये रिवॉल्व तो करते ही, आपको पता ही है। ठीक है, जो सन है इसके चारों तरफ अर्थ रिवॉल्व करती है, और अर्थ है इसके चारों तरफ क्या करता है, ये मून रिवॉल्व करता है। तो जब ये रिवॉल्व करते करते एक उसमें आ जाते हैं, एक लाइन में आ जाते हैं, यानी सन और अर्थ के बीच में आपका मून आ जाता है, तो आपका क्या होता है, क्या होता है बताओ शाबाश, ये आपका होता है सोलर एक्लिप्स, सूर्य ग्रहण। और लूनार एक्लिप्स क्या होता है, ये जैसे आपका हो गया, ये सन हो गया, ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, ये इस प्रकार से ये हो गया, आपकी अर्थ हो जाती है, ये आपका क्या हो जाता है, मून हो जाता है। तो सन और मून है, इनके बीच में जब अर्थ आ जाती है, ठीक है, तो आपका क्या है, कौन सा हो जाता है आपका, ये होता है लूनार एक्लिप्स, चंद्र ग्रहण हो जाता है। ठीक है, तो ये इनकी जो टाइमिंग है कि भाई ये किस टाइम पे ही लगेंगे, ये बता देते हैं ना पहले ही, कि साल में इस दिन आपका सूर्य ग्रहण पड़ेगा, इस दिन आपका चंद्र ग्रहण होगा। तो ये इस लॉ को ही बेसिस बनाकर आपका क्या करते हैं, सोलर और लूनार एक्लिप्स के बारे में बताते हैं। ठीक है, फोर्थ जो आपका है, इसमें क्या बताया, द ऑर्बिट एंड पीरियड रिवोल्यूशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट कैन बी प्रेडिक्टेड वेरी एक्यूरेटली। जो ऑर्बिट है और जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट हैं, जो आर्टिफिशियल मैन मेड है, जो मनुष्य ने ऊपर छोड़ रखे हैं आर्टिफिशियल सैटेलाइट अर्थ की कक्षा के अंदर, जो अर्थ के अंदर स्पेस के अंदर छोड़ रखे हैं, उनका जो रिवोल्यूशन है वो कितना टाइम में रिवॉल्व करते हैं, कितना टाइम लेते हैं अर्थ के चारों तरफ घूमने में, या जैसे भी जो है उनका ऑर्बिट कैसा है, कहाँ पर उनका ऑर्बिट बना हुआ है। ठीक है, जैसे ये अर्थ है, इसके चारों तरफ भाई किस प्रकार से ये आपके आर्टिफिशियल सैटेलाइट रिवॉल्व करते हैं, इसका प्रिडिक्शन, इसकी जानकारी है, इसके बारे में एक्यूरेटली उनके टाइम पीरियड के बारे में भी क्या है, इसी लॉ से आपका बताया जाता है। ठीक है, क्योंकि यही लॉ आपको पता, देखो क्या होता है, F=G(m)(1)(m)/r² होता है। ठीक है ना, तो ये अर्थ से कितना दूर है, कितनी डिस्टेंस पर है, तो ये आर वही काम करता है। जैसे यहाँ पर मान लीजिए सैटेलाइट हो गया, आपका सैटेलाइट है, तो ठीक है, अर्थ और इसके बीच में कितनी डिस्टेंस है, अर्थ के सेंटर में और इस सैटेलाइट के बीच में कितनी क्या आपकी डिस्टेंस रहेगी, तो ये आर है, इसी पे तो डिपेंड करता है। इस आर का हमें पता है, M1 M2 इस मास का भी पता है, सैटेलाइट का कितना मास है ये हमने भेज रखा है, तो हमें मास का भी पता है, अर्थ के मास का भी पता है, जी की वैल्यू पता है, तो क्या है, हम फोर्स निकाल सकते हैं कि इसके बीच में कितना फोर्स है, और फोर्स की हेल्प से ही आप क्या कैलकुलेट कर सकते हो इस चीज़ की, ये ऑर्बिट। ठीक है ना, इसका ऑर्बिट भी निकाल सकते हो, यानी कि आपको आर का नहीं पता है तो आप एफ, अगर आपको इसका और इसका फोर्स का पता है, इन सभी चीज़ों का पता है, तो आप क्या निकाल सकते हो, आर निकाल सकते हो, यानी इसके ऑर्बिट की रेडियस निकाल सकते हो, ऑर्बिट के बारे में बता सकते हो, और उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हो, रेडियस और एंगुलर मोमेंटम, वो सारी चीज़ें निकल जाएंगी ना, जो अगर हमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का पता होगा। ठीक है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये नहीं होता mv²/r होता है आपका, तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ही तो इसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स प्रोवाइड करवाता है। जो आपका ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस आर्टिफिशियल सैटेलाइट और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा हुआ है, वही आपका क्या करवाता है, सेंट्रीपिटल फोर्स करवाता है। तो यहाँ से देखो ये MRV सभी चीज़ें हम निकाल सकते हैं इसकी, सैटेलाइट की। ठीक है ना, आगे क्या बता रखा है, द वैल्यू ऑफ G वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ इन अकॉर्डेंस विद द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, आपको पता है, देखो F जो आपका है ये G(m1 m2/r² होता है। तो जो G की वैल्यू है ना, अर्थ की जो ग्रेविटी है, ये प्लेस टू प्लेस चेंज होती रहती है, ये भी आपकी इसी न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से बताई गई है। ठीक है, ये भी एक अपने आप में क्या है, एक एविडेंस है, क्योंकि देखो आप अर्थ है, ये अर्थ के ऊपर यहाँ पर कोई बॉडी अर्थ उसको क्या करती है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है, तो इसका अर्थ इसकी अट्रैक्ट करती है, तो बॉडी का वेट क्या है आपका, mg होता है, बॉडी का क्या वेट है आपका mg। ठीक है, और ये आपका नीचे की तरफ लगेगा, किसी भी हर बॉडी का जो मास है mg, यानी कि ये वेट है, ये आपका इसी की तरफ रहता है, उसका वेट ही किसके कारण, इसके फोर्स के कारण है, ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बनता है, ये आपका वेट है जो, तो ये आपका एक प्रकार से फोर्स ही है।
ठीक है। जो mg वेट है ये आपका 4c है, तो ये हो जाएगा आपका mg, और ये g, ये एक m को m1 है, ये अर्थ का मास मान ले हम कैपिटल M, और दूसरी जो बॉडी है उसका मास क्या मानेंगे, स्मॉल m मानना पड़ेगा हमने। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है, जैसे ये हमने अर्थ की यहाँ पर कोई बॉडी आकर यहाँ पर गिरेगी तो ये क्या होगी आपकी r, अर्थ की रेडियस r² होगी, यहाँ से यहाँ तक अर्थ के सरफेस पे ही गिरेगी, तो ये अर्थ की रेडियस नहीं हो जाएगी, यहाँ गिरेगी तो यहाँ सरफेस से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो अर्थ की रेडियस होगी। m से m आपका कैंसिल हो जाता है, तो g आपका क्या बचता है, जी m/r²। तो जो हमारा ये ग्रेविटेशनल जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन था, इसी से तो देखो आपका g है, तो ये आपका डिपेंड नहीं करने लग रहा है। जो g की वैल्यू वेरी करती है प्लेस टू प्लेस, ये किसके अकॉर्डेंस करती है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो आपका, उसके अकॉर्डेंस g की वैल्यू आपकी क्या है, चेंज होती रहती है। ठीक है, तो ये आपके कुछ ये एविडेंस बताए गए थे। ठीक है, एविडेंस इन द सपोर्ट ऑफ न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ठीक है, फर्स्ट ये बताया, रोटेशन वाला बताया है, सेकंड क्या बताया आपका ये टाइड्स वाला बताया है, थर्ड आपका ये टाइम सोलर और लूनर एक्लिप्स का टाइम बताया है, किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का ऑर्बिट और उसका टाइम पीरियड भी निकाल सकते हैं इस न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ठीक है, फिर आपका है जो जी की वैल्यू वो क्या है, इस पर डिपेंड करती है, ये चीज़ें आपकी बताई गई हैं। ठीक है, तो इसको आप ध्यान से कर लेना इस टॉपिक को। ओके, थैंक यू बच्चों।